वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लेक्चर है हमारा, वो है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो मैट्रिसेस का हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ा कि उसको कैसे हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। The reader may already be familiar with the concept of determinants. हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर में determinants को पढ़ा था. This concept played a basic role in the solution of system of linear equation before the use of matrices and computer. The use of determinants is becoming less and less with every passing day. Nevertheless, determinants still play an important but mirror role in finding solution of linear problems. ठीक है। सिंपल उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस और कंप्यूटर से पहले। ठीक है ना, हम इसको के हम डिटर्मिनेंट से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लें। दिस चैप्टर इंक्लूड कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, लैप्लास एक्सपेंशन क्या है, डिटर्मिनेंट की एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चैप्टर 4 डेफिनेशन देखें हमारे इन चैप्टर 4 मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन वर गिवन। We shall make use of those method to give formal definition of determinants. हमने मेथड पढ़े, उन्होंने कहा होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। Before taking up the general case, we consider the following special case of two linear equations. सबसे पहले हमने क्या किया, टू linear equation ले ली जिससे हमारे पास ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। ये हमने लिए, ये कॉन्स्टेंट्स हैं a11 x1 x2 जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, और b1 b2 b जो है हमारे पास वो भी कॉन्स्टेंट हैं। टू अननोन्स हैं इसमें हमारे पास। इधर से हमने क्या बनाया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया a, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया a b के साथ लिख के स्लैश लगा के। ठीक है। और द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं और a b ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली विद एंट्रीज एज रियल नंबर्स। बाय द गॉस जॉर्डन प्रोसीजर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इनको जब हम सोल्व करते हैं तो इनका सॉल्यूशन कुछ इस तरह हमारे पास आता है। ये जो एक्चुअली वैल्यू है ये a डिटर्मिनेंट की है। a डिटर्मिनेंट इसको भी ओपनली लिखा हुआ है, क्लोज करके नहीं लिखा। ये वैल्यू है a डिटर्मिनेंट की, ये वाली जो इधर गिवन है। ठीक है। और ऊपर जो भी है वो उन्होंने लिखा हुआ है। ये सारा अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी हमारा माइंड बना रहे हैं कि डिटर्मिनेंट हमने क्यों बनाया, कि कहाँ से डिटर्मिनेंट हमारे पास है। ठीक है। उन्होंने इधर कहा है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। आया तो वो वैनिश हो जाएगा, इन्फिनिटी को चला जाएगा, x1 x2 दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी को चली जाएंगी। इसीलिए ये कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है a11 a22 माइनस a21 a12, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। The scalar a11 a22 minus a21 a12 is uniquely determined by the matrix A. It is called the determinant of order 2. इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, determinant of order 2 बोलते हैं, of the matrix of the square matrix A given in 1 and is denoted by determinant A or mod A. ये हमारे पास जो है ये डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। उसको ओपन कैसे करते हैं, उसको माइनस में लिख लेते हैं, सिंपल। ठीक है। इसको हमने एक्चुअली ये जो वैल्यू आपको पता है, ये जो वैल्यू x1 x2 की वैल्यू निकाली गई, ये कहाँ से निकाली गई, ये वाली जो ये जो वैल्यू लिखी है इधर, ये इन्होंने लिखा है, ये किससे हमने निकाली है, गॉस जॉर्डन मेथड। पीछे हमने पढ़ा था ना, एक तो हमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, दूसरा हमने गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा था। आपको पता है गॉस जॉर्डन मेथड में हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें x1 x2 की वैल्यू मिल जाती है। उधर से वैल्यू निकाली है, उधर से इन्होंने नीचे इन्होंने देखा है, नीचे इन्होंने अंदाजा लगाया सेम आ रही है और उसको इन्होंने डिटर्मिनेंट का नाम दिया है।
और ये भी उन्होंने साथ ही कहा है कि डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अभी तो सिर्फ देखें, अब हम टू की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है। नोट दैट द वर्टिकल बार्स इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता है हम मैट्रिसेस के लिए यूज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने वर्टिकल बार यूज किए हैं। We note that determinant A of order 2 is real number associated with the matrix A. Matrix A से associate किया जाता है एक real number of order 2. So in this case, we may regard the determinant as a function whose domain is the set of all square matrices of order 2. वो जो आता है हमारे पास फंक्शन है, उन्होंने क्या कहा है, डिटर्मिनेंट एज अ फंक्शन। डिटर्मिनेंट को हम क्या बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। कहाँ से? डोमेन जो है उसके सारे वो मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 हैं, और रेंज उसकी सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि एक रियल नंबर आएगा ना, तो आप यूं कह सकते हैं, ये डेफिनेशन भी बन सकती है डिटर्मिनेंट की इधर से। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, आप ये भी याद कर सकते हैं कि एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 है, और उसकी रेंज जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आगे हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। ये हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर एनी रियल नंबर के। अगर के मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक कॉलम से, तो के बाहर चला जाएगा। के मतलब दो, इस कॉलम से हमने के कॉमन ले लिया ना, तो वो बाहर जाके उस डिटर्मिनेंट से सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक ही सीरीज, एक ही कॉलम में दो एंट्रीज हैं, इस तरह देखें, A12 प्लस C12, B22 प्लस C22, तो उसको हम अलग करके लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में। थर्ड प्रॉपर्टी में उन्होंने लिखा है इफ टू कॉलम्स ऑफ ए आर आइडेंटिकल। अगर दो कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाए, वैल्यू सेम आ जाए, ये देखें A1121 है, A1121 है, दोनों कॉलम सेम हो गए, इनकी वैल्यू सेम हो गई, तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, अगर यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है। इट विल बी सीन लेटर दैट दीज प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। उन्होंने कहा यहाँ हमने सिर्फ दो ऑर्डर 2 की बात की है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये किसी भी ऑर्डर के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये ट्रू करती हैं। ठीक है। डेफिनेशन 2 देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। अब कितना आ गया, ऑर्डर n। ठीक है। फर्स्टली वी डिफाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इंडक्टिवली। सबसे पहले हमने क्या किया, डिफाइन करते हैं n क्रॉस n का मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। दैट इज फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 we define our determinant of order 3 and use this definition of determinant of order 3 to describe determinant of order 4 and so on। उन्होंने कहा हमने 2 का डिफाइन किया है, उसी नॉलेज को यूज करते हुए हम 3 का डिफाइन करेंगे, उसी नॉलेज को यूज करते हुए हम 4 का डिफाइन करेंगे। अब 3 का डिफाइन कर लिया। आपको पता है डिटर्मिनेंट ओपन करने की प्रॉपर्टी, हमें मतलब जो मेथड है हमें पता है, हमने अगर या तो रो के कोरस्पोंडिंग ओपन करना है या हमने कॉलम के कोरस्पोंडिंग ओपन करना है। तो इधर इन्होंने जो किया है, इन्होंने फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग जो है वो ओपन किया है। ठीक है। A11 लिया वो रो, और वो कॉलम कट हो गया, बाकी का डिटर्मिनेंट आ गया। फिर ए माइनस का साइन आ जाएगा, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस का अल्टरनेटिव साइन चलता है। ठीक है। तो इसी तरह हमने जो है डिटर्मिनेंट ओपन करके लिख लिया 3/3 का। ये सिर्फ 3/3 के लिए यूजफुल है, आगे मुश्किल होगी जब 4 का डिटर्मिनेंट आएगा ना, उसको ओपन करने में मुश्किल होती है। ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड भी आगे इन्होंने लिखा हुआ है, नोट द माइनस साइन बिफोर द सेकेंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। माइनस साइन को नोट करें क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव साइन आता है। ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही साइन चलता जाता है। ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, उन्होंने कहा इसको डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट लेके आप इसको जो है वो ओपन करके दिखाएं, वो उन्होंने ओपन किया हुआ है। ये प्रोसेस है, इसको छोड़ दें, इसको करने की इधर से जरूरत नहीं है। सेरस रूल, इसको इन्होंने एरर्स की फॉर्म में लिख के बताया कि इस तरह ये एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इसको इधर से छोड़ दें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, डेफिनेशन 3। ये किसकी डेफिनेशन है, माइनर की डेफिनेशन है।
हम माइनर लेते हैं, हम कोफैक्टर लेते हैं, फिर एडजॉइंट लेके आपको पता है हम उसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो देखें, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर एन का। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इज अगेन अ मैट्रिक्स। ith रो jth कॉलम को डिलीट करने से हमारे पास फिर एक मैट्रिक्स आता है n-1 ऑर्डर का। तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास माइनर आ गया, ith jth माइनर आ गया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं करते इसकी समझ नहीं आती, इसलिए एक एग्जांपल से हम इसको साथ देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल बन है कि हम उसको ith रो jth कॉलम डिलीट करते हैं, उसके बाद अगेन मैट्रिक्स आता है और उसको जो है वो क्या हम कहते हैं, माइनर कहते हैं, ith jth माइनर ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन 4 देखें। जब हमने ले लिया ith jth माइनर, mij be the ith jth माइनर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, तो उसका जो हमने कोफैक्टर लिया, क्या लिया हम, हमारे पास जो माइनर आया उसका डिटर्मिनेंट वो -1 की पावर i प्लस जे, ये जो इधर i प्लस जे होगा ना उसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। या तो आप देखें ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। आई जे ओड हो गया तो -1 मल्टीप्लाई होगा साथ, i प्लस जे हमारे पास जो है वो इवन नंबर आ गया तो हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर +1 आ जाएगा, ठीक है। तो observe that the sign on the right hand side of the above inequality is positive or negative as I plus j is even or odd. I plus j even होगा तो पॉजिटिव, odd होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। अब ये देखें एग्जाम्पल, इधर से आपको समझ आएगी। ये एक मैट्रिक्स है, इसका 2 3 हमने माइनर फाइंड करना है, m2 3 फाइंड करना है। तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसका जो है हमने ith jth माइनर फाइंड करना है। तो ये कॉलम डिलीट कर देंगे हम, ये हम रो डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचा उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें 2 -1, ये नीचे जो लिख रहे हैं 4 3 4 1 -3 2 1, ये बाकी लिख लिया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम, वो किसकी वैल्यू होगी, m2 3 की वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह हम रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। अगर हम m42 की बात करें, फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम, फोर्थ रो ये वाले और सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, ये वाला 2 वाला। 2 का हम m42 का जो है फाइंड कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स सारे लिख लेंगे हम। ये इसका फाइंड करके इनका माइनर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो कोफैक्टर फाइंड किया गया है, कोफैक्टर फाइंड किया गया है इधर से, और फिर आगे इन्होंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। ये जो है ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका है, ये पीछे नहीं अभी इन्होंने लिखा था। इसको हम बोलते हैं लेप्लास एक्सपेंशन। ये किसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ने लगे हैं, लेप्लास एक्सपेंशन की। हमने ये मैट्रिक्स लिया, ठीक है, ऑर्डर एन का, इसका डिटर्मिनेंट किस तरह है, ai1 माइनर एलिमेंट और उसका क्या है कोफैक्टर साथ। किसी भी एक रो को पकड़ लेना है, हमने किस रो को पकड़ा है, ith रो को पकड़ा है, ai1 कैपिटल ai1, ठीक है। वही एलिमेंट साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैपिटल ए जो है ये कोफैक्टर है, ठीक है ना। वही एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड कर देना है। इसी को आपने वर्डिंग की सूरत में याद करना है। वर्डिंग की सूरत में कैसे याद करना है अभी इधर देखते हैं। द एक्सपेंशन ऑन द राइट हैंड साइड इज एन एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर्स ऑफ द ith रो। एक्सपेंशन है किसकी, कोफैक्टर की, किसके साथ, ith रो के एलिमेंट के साथ। दिस इज कॉल्ड लेप्लास एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n. The definition 1 given above indicates the determinant of a matrix can be evaluated in any row of the matrix. हमने इधर जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये वाली, इसमें हमने क्या लिया है, हमने ith रो ली है, अपनी मर्जी से ith रो ली है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी रो ले सकते हैं, किसी भी रो के कोरस्पोंडिंग हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। हम रो 1 ले सकते हैं, रो 2 ले सकते हैं। शर्त ये है उस रो के एलिमेंट लेके उसके साथ करना है उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई और उन सबको ऐड कर देना, बस बात ये है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है।
कोफैक्टर पहले नहीं, सबसे पहले तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर चाहिए, माइनर के बाद हमें कोफैक्टर निकालना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कोई किसी भी एक रो को पकड़ लेना है, उस रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड करके हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। और इस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये लेप्लास एक्सपेंशन है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से, ये मेथड याद रखना है कि लेप्लास एक्सपेंशन से हम किसी भी चीज का डिटर्मिनेंट, किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। और ये किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने लिया है, इन्होंने कौन सी रो लिया, इन्होंने एक रो ले ली, ये वाले फर्स्ट रो ली है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग इसको जो है वो करके इसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। Although the above technique to evaluate determinant of order n matrix seems quite straightforward, yet in practice it is very laborious to work when n greater than 3 because it involves a lot of calculation. अगर ऑर्डर होने का बढ़ जाता है तब लेप्लासियन एक्सपेंशन का जो है वो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो जब ऑर्डर ग्रेटर देन 3 होगा तब हमारे लिए लेप्लास एक्सपेंशन यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है। Note that for some special types of matrices, their determinants can be easily evaluated. For instance, if a matrix A is triangular, अगर triangular हो upper or lower, all entries below or above the main diagonal are 0. Its determinant is just product of elements on the main diagonal. ये चीज आपने याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ यही बात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने नोट करना है। जिस तरह ये हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सिंपली इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, तो यही इसका हमारे पास आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डेफिनेशन थ्योरम 7 देखें, लेट ए आई जे बी एन एन क्रॉस एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल। सिंपल वही चीज जो मैंने अभी पीछे बता दी है, वही थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आपने नोट करना है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, तो हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ उसके मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Note, in general, to evaluate the determinant of a matrix, one should start with the row or column of A with the maximum number of 0 entries. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नोट में उन्होंने लिखी है, और अक्सर मैं खुद ऐसे ही करती हूँ कि मैंने एक ऐसी रो या कॉलम पकड़ना होता है जिसके अकॉर्डिंग मैंने उसको एक्सपेंड करना है जिसमें मैक्सिमम 0 हो। मैक्सिमम 0 होंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम से कम होती जाएगी। ठीक है, तो जितने जीरोस होंगे वो सारी एंट्रीज तो वैसे 0 हो जाएंगी, बस एक दो कैलकुलेशन फिर रहे ज्यादा, जिसमें 0 होंगे वो एंट्री पकड़े, वो रो पकड़े, वो कॉलम पकड़े, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दें, कैलकुलेशन में काफी कमी आ जाती है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।